सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों आज जो है क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ के लिए इकोनॉमिक्स है ना। इकोनॉमिक्स का बैंकिंग चैप्टर लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो में मनी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। आज जो है हम लोग सीधा बैंक से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं बैंक क्या है। बैंक वह संस्था है जिसमें जनता की रकम को जमा स्वीकार किया जाता है तथा जरूरतमंदों को ऋण प्रदान करता है तथा अन्य कार्य करता है, उसे बैंक कहते हैं। ये जो है इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको 5 नंबर से या 5 नंबर का जो है इस चैप्टर से आपको प्रश्न पूछने वाला है। तो आप ध्यानपूर्वक जो है वीडियो को अंत तक जरूर सुने, देखें, ठीक है, ताकि आपको बैंक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट या फिर प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो चलिए जानते हैं, बैंक वह संस्था है जिसमें जनता की रकम को जमा स्वीकार किया जाता है तथा जरूरतमंदों को ऋण प्रदान किया जाता है और साथ ही अन्य कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कहाँ तक ये चला गया। बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द बैंको से बना है, जो फ्रेंच भाषा की बैंके में बदलता हुआ अंग्रेजी भाषा में बैंक हो गया। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले बैंकों का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद जो है फ्रेंच भाषा के बैंके में बदला, उसके बाद अंग्रेजी भाषा के बैंक शब्द में बदल करके जो है आज ये बैंक का रूप धारण कर लिया है। सबसे पहले हम लोग तो ये जानेंगे कि बैंकों का क्या अर्थ है। बैंकों का अर्थ होता है बेंच, और चूंकि इटली में कुछ लोग बेंचों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन का कार्य किया करते थे तथा उनमें से किसी का व्यापार बंद होने पर उसकी बेंच तोड़ दिया जाता था। देखिए यहाँ पर क्या है कि इटालियन में या इटली में लोग व्यापार या कहिए कि मुद्रा का जब लेन देन करता था, तो मुद्रा का जब लेन देन या फिर कह सकते हैं कि जिसका व्यापार बंद हो जाता था मुद्रा लेन देन का, तो उसके बेंच को तोड़ दिया जाता था, ठीक है ना। तो वहीं से लेकर के बैंकों शब्द का उच्चारण हुआ या उत्पत्ति हुआ, ये जाकर के बैंक तक इसका विकास हुआ। चलिए आगे जानते हैं कि आधुनिक काल में बैंक शब्द का प्रयोग मुद्रा परिवर्तन करने वाली और बाद में साख व्यवस्था करने वाली संस्थाओं के रूप में किया जाने लगा। देखिए बैंक शब्द का जो है प्रयोग किस लिए किया जाता है, जहां पर पैसा जमा किया जाता है और जरूरतमंदों को ऋण प्रदान होता है, अन्य कार्य भी होता है, तो वह उस संस्था को बैंक के नाम से जाने जाना लगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि बैंक मुद्रा तथा साख का व्यवसाय करने वाली संस्था है। देखिए स्पष्ट कर रहे हैं, बैंक जो है मुद्रा और साख का व्यवसाय करने वाली एक संस्था है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि बैंकों का कार्य क्या है। तो देखिए पहला काम जो है बैंक का, फंक्शन ऑफ बैंकिंग जो है, वो जनता की रकम को जमा स्वीकार करता है। क्या करता है? जमा स्वीकार करना। तो बैंक अपने या बैंक में रकम जमा करने के लिए 5 प्रकार के खाते की व्यवस्था होती है। चलिए जानते हैं कौन कौन जो है अकाउंट जो है वो 5 प्रकार का होता है, देखते हैं। अब यहाँ पहला जो खाता है, अकाउंट जो है वो चालू खाता, जिसको करेंट अकाउंट कहा जाता है, और करेंट अकाउंट में बैंक जो है वो ग्राहक को ब्याज नहीं देता है, ये सिर्फ जो है व्यवसाय के लिए प्रचलन में है, ठीक है। निश्चित कालीन जमा खाता जो है, ये क्या है कि फिक्स डिपॉजिट के लिए अकाउंट खोली जाती है। 10 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, जितना भी एक निश्चित काल के लिए जो है अपनी रकम को जमा कर दिया जाता है। बीच में विड्रॉ करेंगे तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलती है। तो इस तरह के जो खाते होते हैं उसको निश्चितकालीन जमा खाता या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। एक होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में जनता के जमा को स्वीकार किया जाता है, जमा स्वीकार किया जाता है, उसमें ब्याज भी प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग बचत खाता कहते हैं। अभी यहाँ पर है कि अनिश्चितकालीन खाता जो है एकदम जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका अकाउंट के जरिए लेन देन होता रहता है, तो उसको अनिश्चितकालीन खाता कहा जाता है। गृह बचत खाता क्या है? इसको गुल्लक के नाम से जाना जाता है, सेफ के नाम से जाना जाता है। बैंक क्या करता है, ग्राहक को एक बक्सा दे देता है, यानी गुल्लक दे देता है। इस गुल्लक का चाबी जो है बैंक कर्मी के पास ही होता है, लेकिन इसको जो है एक हॉल रहता है, उस हॉल के जरिए जो है ग्राहक क्या करता है, वो पैसा अपना जमा करते चला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है जब ये एक निश्चित समय के बाद जो है बैंक अपने पास ले जाता है और उस जमा रकम को निकाल करके बैंक में डिपॉजिट कर लेता है। दूसरा काम बैंक का क्या है कि जनता को ऋण देता है, ठीक है ना। क्या देता है? ऋण प्रदान करता है। तो बैंक सामान्यतः 4 प्रकार के ऋण ग्राहक को प्रदान करता है। पहला ऋण तथा अग्रिम। अग्रिम धन क्या है बच्चों? अग्रिम का मतलब है
कि आपके अकाउंट में जितना रकम है उससे अधिक निकाल लेना और पहले निकाल देना। फिर बोला अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट का मतलब है वही अकाउंट में आपका जितना अमाउंट है उस अमाउंट से अधिक निकालना ही ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। नगद साख, यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आप पर्ची भर के देते हैं, आपको जो है तुरंत पैसा बैंक देता है तो उसको नगद साख कहा जाता है। और चौथा जो है वो है विनिमय बिलों का भुगतान। अगर कोई व्यक्ति आपको चेक देता है और उस चेक को ले जाकर के आप बैंक में जमा करते हैं तो आपको जो है कैश वो देता है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ बैंक का तीसरा काम देखने वाले हैं कि तीसरा कार्य क्या है, विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करना। देखिए यहाँ विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना, है ना। आप जो है फॉरेन का करेंसी लीजिए और जो है उसको जो है INR दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ जो विदेशी विनिमय का भी क्रय विक्रय होता है, अभिकर्ता संबंधी कार्य भी करता है, साख निर्माण का कार्य भी करता है। साख निर्माण का कार्य से संबंध है कि पैसे से पैसा कमाना। जब कोई जनता बैंक में जमा करता है अपना रकम, तो उस रकम को बैंक अपने पास ना रख करके जो जरूरतमंद व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को लोन देता है, उस लोन के जरिए वो इंटरेस्ट प्राप्त करता है। तो कहीं ना कहीं जो है पैसे से वो पैसा कमाता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है साख निर्माण का कार्य। साख निर्माण का कार्य जो है बैंक करती है, या बैंक क्या करती है, जरूरतमंद व्यक्ति को तो लोन देता ही देता है, साथ ही जमा रकम को ये क्या करता है, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करता है। शेयर बाजार में जो इसको इंटरेस्ट प्राप्त होता है फिर जनता को रिटर्न देता है, ठीक है ना। अब यहाँ छठा, इलेक्ट्रॉनिक आधारित बैंकिंग कारोबार भी बैंक करने लगी है। आजकल जो है पैसा का जो ट्रांसफर होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर ट्रांसफर करना हो तो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग बैंकिंग हो रहा है या कोर बैंकिंग जो हो रहा है ना, तो उसी को इलेक्ट्रॉनिक आधारित बैंकिंग कारोबार कहा जाता है। बड़ी आसानी हो गई है आज पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। अब बोला कि विविध उपयोगी सेवाएं भी प्रदान करता है, आधार कार्ड बनाना हो, चेक निर्माण करना हो, डेबिट कार्ड निर्माण करना हो या क्रेडिट कार्ड निर्गत करना हो, ये सारे काम जो है बैंक के जरिए होने लगा है। अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से क्या होता है कि आपके जो अकाउंट में पैसा है उसी पैसे को आप निकाल सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो 30 से 40 दिन तक का जो है निर्धारित एक राशि आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, 60,000, लाख रुपये तक। और 30 से 40 दिन तक जो है आपको ब्याज नहीं देना पड़ता है ना। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तब ये कार्ड जो है आपको यूज करना है, और जब आपके अकाउंट में पैसा है तब जो है डेबिट कार्ड का प्रयोग करेंगे। जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तब जो है क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे। और या क्रेडिट कार्ड के जरिए आप 50 से लाख रुपये तक 30 से 40 दिनों के लिए आप निकाल सकते हैं। और 30 से 40 दिनों के अंदर अगर आप भुगतान नहीं करते हैं बैंक को तो आपको जो है ब्याज जोड़ना शुरू कर देता है। तो इसको हम लोग क्रेडिट कार्ड या प्लास्टिक मनी के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है ना, या स्मार्ट मनी के नाम से जाना जाता है। ये जो है ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा स्मार्ट मनी से आप क्या समझते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे भारत में जो है बैंकों का प्रारंभ जो है कब से शुरू हुई है। तो बच्चों बैंक जो है सर्वप्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कलकत्ता में किया गया था 1770 ईस्वी में। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है अंग्रेज अपने हितों को देखते हुए बनाया था। यही कारण जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है विफल हो जाता है, सफल हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरे चरण में हम लोग देखेंगे कि बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में खोला गया। फिर जो है उसका नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया 1809 में, ठीक है। दूसरा बैंक खुला 1840 के दशक में, बैंक ऑफ बम्बई। तीसरा बैंक जो खुला बैंक ऑफ मद्रास 1843 ईस्वी में। और ये तीनों बैंकों को आगे चल करके एक एक बैंक में विलय कर दिया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। देखिए 1921 में जो है बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास को 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में क्या कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, ये जानना जरूरी है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन तीन बैंकों को मर्ज कर बनाई गई थी। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास को विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनाया गया था, ठीक है। और ये इंपीरियल भी अंग्रेजों के समय का ही है, ठीक है ना। 1806, 1840, 1843, ये कब 1921 में जो है इसको मर्ज कर दिया जाता है। ये अंग्रेजों के समय में ही बना हुआ बैंक है, ठीक है ना। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जुलाई 1955 में किया गया। देखिए राष्ट्रीयकरण क्या होता है, जब कोई प्राइवेट बैंक को सरकारीकरण करना या सरकार के नियम के आधार पर चलना या सरकार उसको नियंत्रित करने लगे तो उसको हम लोग
राष्ट्रीयकरण कहते हैं। और नाम बदल करके देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 में नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है? भारतीय स्टेट बैंक, जिसको एसबीआई के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए राष्ट्रीयकरण जो होता है किसकी सिफारिश पर होती है? गोरवाला समिति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है किस समिति की सिफारिश पर या संस्तुति पर रखा गया था? तो गोरवाला समिति। ठीक है, कब राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1 जुलाई 1955। ये जो है सीढ़ी बाय सीढ़ी आपको जो है याद रखना है कि बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास को विलय करके इंपीरियल बैंक 1921 में बनाया गया। फिर आप देखिएगा कि इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण होती है कब? 1 जुलाई 1955 को गोरवाला समिति की सिफारिश पर। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके जो है भारतीय स्टेट बैंक अर्थात एसबीआई रखा गया गोरवाला समिति के सिफारिश पर। क्योंकि इंपीरियल बैंक जो है अंग्रेजों का बू आ रहा था, अंग्रेजों का जो है दबदबा था, तो अंग्रेजों से रिलेटेड जितना भी नाम था उसको जो है गोरवाला समिति ने बदल दिया और नाम कर दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, ये जो है राष्ट्रीयकरण आपको पूछ सकता है, राष्ट्रीयकरण देख सकते हैं वो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। अब आगे देखते हैं दूसरी तरफ क्या था कि यहाँ पर भारत के लिए जो है केंद्रीय बैंक बनाया जाना था जिसका नाम था भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। यहाँ पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, अधिनियम जो होता है एक्ट को बोलते हैं कानून। कौन सा कानून के तहत जो है भारतीय रिजर्व बैंक को बनाया गया? तो जो है अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग योजना। देखिए ये याद रखना आपको कि किस योजना या किस समिति की सिफारिश पर जो है आरबीआई बैंक को बनाया गया? तो हिल्टन यंग योजना के आधार पर की गई थी। अब उस समय आरबीआई की अधिकृत पूंजी कितना था? 5 करोड़ रुपया थी। कितना था आरबीआई के पास? तो 5 करोड़ रुपया थी जब इसकी स्थापना की गई। अब यहाँ देखिए राष्ट्रीयकरण कब हुआ इनका? तो 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहाँ इसकी मुख्यालय जब आरबीआई की स्थापना किया गया उस समय कार्यालय जो था वो कोलकाता में था। कहाँ था? कलकत्ता में। फिर अभी वर्तमान में जो है या कह सकते हैं कलकत्ता से मुंबई जब लाया गया, कब लाया गया? तो 1937 में जो है कलकत्ता से ट्रांसफर करके मुंबई उसकी मुख्यालय रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पर आरबीआई के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें, किसके बारे में? तो आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई जो है ये आप लोग तो जान ही रहे हैं कि एक्ट जो है 1934 के तहत बनाया गया। ठीक है ना। साथ ही आपको ये जानना है इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को किया गया और उस समय इसके पास जो है 5 करोड़ रुपया था। कितना था? 5 करोड़ रुपया था। और आरबीआई की जो स्थापना हुआ बच्चों, ये जो है 100 का, ठीक है ना, 100 का जो है 5 लाख, 100 रुपया का नोट का जो है 5 लाख शेयर मिला करके स्थापना किया गया था। 5 लाख शेयर, कितना? 100 का नोट जो है 5 लाख का शेयर मिलाकर के जो है स्थापना किया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण की हम लोग जब बात करते हैं तो इसकी राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ। ठीक है ना। और कह सकते हैं कि इसका जो प्रथम कार्यालय जो कलकत्ता था और 1937 में जो है इसको ट्रांसफर करके मुंबई रखा गया। ठीक है, अगर हम लोग आरबीआई के जो ढांचा को देखें, ठीक है, अगर आरबीआई के हम लोग जो है ढांचा को देखना चाहेंगे तो यह जो आरबीआई के अंदर जो है बच्चों 21 सदस्य, कितने सदस्य? 21 सदस्य जो मिलकर के जो है कार्यभार को संभालता है ना, जिसमें जो है आरबीआई का मुख्य जो होता है वो गवर्नर कहलाता है, जिसमें एक गवर्नर होता है। कितना गवर्नर? तो एक गवर्नर होता है। उसके साथ जो है फिर कह सकते हैं 4 जो है डिप्टी गवर्नर होता है, डिप्टी गवर्नर होता है। ठीक है, डिप्टी गवर्नर। उसके बाद अगर हम लोग कहेंगे तो फिर जो है 4 क्षेत्रीय ब्रांच गवर्नर होता है। 4 जो है चार क्षेत्रीय ब्रांच गवर्नर, ये अध्यक्ष के रूप में जो है काम करता है। देखिए यहाँ जो है 4 क्षेत्रीय ब्रांच गवर्नर भी होता है। फिर 2 ऐसे होते हैं, दो जो होते हैं वो वित्त मंत्रालय से रिलेटेड होते हैं। वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय की सिफारिश से अधिकारी बनाए जाते हैं, ठीक है ना, 2, है ना। उसके बाद जो है 10 ऐसे लोग होते हैं जो अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं, अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार, सिर्फ जानकार ही नहीं, अच्छे जानकार होने चाहिए, ठीक है ना, अच्छे जानकार। तो आरबीआई के अंदर जो है बच्चों, टोटल जो है आरबीआई के अंदर 21 जो है सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 क्षेत्रीय ब्रांच गवर्नर, और देखिए यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ेंगे 21 कैसे हैं, एक गवर्नर, फिर जो है 4 डिप्टी गवर्नर, फिर जो है 4 क्षेत्रीय ब्रांच गवर्नर, फिर 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी, फिर 10 जो हैं अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार। यहाँ देख सकते हैं 10 2 12, 12 4 16, 16 4 20 और 1 21, टोटल जो है आरबीआई के अंदर जो है वो 21 सदस्यीय मेंबर होते हैं, जो एक गवर्नर जो मुख्य होता है, ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 क्षेत्रीय ब्रांच गवर्नर जो अध्यक्ष होते हैं ब्रांच का, फिर 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी और 10 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं। चलिए अब हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना, भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना संबंधित प्रथम प्रयास चेम्बरलिन आयोग 1914 में ही किया था, परंतु ये असफल रहा, ठीक है। हालांकि अभी हम लोग हिल्टन यंग योजना के तहत जो आरबीआई की स्थापना हुआ, लेकिन पहला प्रयास कौन किया था? चेम्बरलिन आयोग 1914 में, लेकिन ये सफल कब हुआ? 1934 अधिनियम के तहत, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखने वाले कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष होता है, यानी वित्तीय वर्ष का नहीं मतलब एक साल, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड कहाँ है? तो मुंबई में है, ये आपको पूछना है। मुख्यालय कहाँ है आरबीआई का? तो मुंबई में है। अतिरिक्त इसके 4 स्थानीय बोर्ड भी हैं, जिनके अलग अलग एक स्थानीय या क्षेत्रीय गवर्नर भी होता है, जो अध्यक्ष होता है ब्रांच का। यहाँ पर देख सकते हैं 4 जो है केंद्रीय ब्रांच है आरबीआई के। पहला तो मुंबई है, यह मेन ब्रांच है, उसके बाद न्यू दिल्ली में है, उसके बाद कलकत्ता में है और एक चेन्नई में है, ठीक है। ये 4 जो है आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड है। और जिन राज्यों में आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड नहीं होता है, वहां पर एसबीआई काम करता है, ये आपको याद रखना है। जहां पर आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड नहीं होता है, वहां पर जो है एसबीआई नेतृत्व करता है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए आगे हम चलते हैं। जहां पर भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय नहीं है, वहां पर देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, भारतीय स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ये भी टॉपिक कभी कभी पूछ देता है कि जहां पर जो है आरबीआई का ब्रांच नहीं होता है, वहां पर कौन बैंक जो है नेतृत्व करता है? तो भारतीय स्टेट बैंक करता है, आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख गवर्नर कहलाता है। जो आरबीआई का जो मेन होता है ना, प्रमुख होता है, वो क्या कहलाता है? तो गवर्नर कहलाता है, ये आपको याद रखना है। क्या कि आपको 12th में केंद्रीय बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक के कार्य कितने हैं, ये आपको पूछेगा, या फिर पूछेगा वाणिज्य बैंक क्या है और वाणिज्य बैंक के कार्य। 2 ही प्रश्न आपको जो है बैंक से रिलेटेड प्रश्न आता है और यही आएगा। अब यहाँ जानिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर एवं डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, 1 + 4 + 2 + 10, इस तरह जो है केंद्रीय बैंक के सदस्य हैं। तो यहाँ पहला तो गवर्नर हो गया, 4 क्षेत्रीय गवर्नर हो गया, ठीक है ना, या डिप्टी गवर्नर जिसको कह सकते हैं। फिर है 4 क्षेत्रीय ब्रांच गवर्नर, फिर 2 जो है वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं और 10 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये सारे जो पद हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो बोल रहे सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तथा इस बैंक का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। आरबीआई का उल्लेख जो है कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग जिसको संविधान कहते हैं, उसमें उल्लेख नहीं पाया गया है। अब यहाँ पर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का गठन एवं प्रबंधन कैसे होता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ बोले रिजर्व बैंक में समान प्रबंध एवं निदेशन का कार्य जो है 21 सदस्य पर आधारित केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंपा गया। यानी जितने भी काम करेंगे वो एक गवर्नर, 4 जो है डिप्टी गवर्नर, फिर 4 जो है क्षेत्रीय ब्रांच की, जो मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई है ना, सभी जगह एक एक अध्यक्ष होता है। साथ ही 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं। कितने? तो 2। उसके साथ 10 जो हैं अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार। ये जो है 21 मंडलीय जो हैं को जो है रिजर्व बैंक के जितने भी समान प्रबंधन यानी मैनेजमेंट से लेकर के डायरेक्शन तक का जो है ये 21 सदस्य ही निर्धारित करते हैं।
और उनमें मुख्य कौन है, तो गवर्नर। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, है ना, एक वित्त मंत्रालय के द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है ना, एक नहीं बल्कि 2 वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित 10 ऐसे निदेशक, 10 जो हैं ऐसे निदेशक होते हैं जो अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं, जो देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं की प्रतिनिधित्व और काफी एक्सपीरियंस व्यक्ति जो 10 होते हैं अर्थशास्त्र के जानकार के साथ साथ जो है विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व किया हुआ होना चाहिए, एक्सपीरियंस व्यक्ति होना चाहिए, उसी को जो है सरकार चयन करता है। अब आगे देखेंगे कि 4 निदेशक स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। जो 4 क्षेत्रीय जो है ना बोर्ड है, उसका जो है अध्यक्ष भी सरकार द्वारा ही चुना जाता है। कुल मिलाकर के जो है आरबीआई जो है सरकार के नियंत्रण में है, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी आरबीआई के 21 सदस्य हैं वो 21 का जो चयन जो है या नियुक्ति जो है वो सरकार के जरिए होता है। अब यहाँ जो है स्थानीय बोर्डों, स्थानीय अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्थानीय बोर्डों के 5 सदस्य होते हैं, है ना। अब स्थानीय जो बोर्ड हैं उनमें 5 सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्षों के अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। कितने साल के लिए? 4 बोर्ड हैं भारत में, है ना, मुंबई, कलकत्ता और नई दिल्ली और चेन्नई। तो वहाँ जो है हर एक बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्षों के लिए या 4 वर्ष की अवधि के लिए जो है नियुक्त किए जाते हैं और इनमें क्षेत्रीय एवं आर्थिक हितों और सरकारी एवं देशी बैंकों को प्रतिनिधित्व मिलता है, ठीक है, इनका जो जिम्मेवारी मिलती है। अब आगे देखेंगे हम लोग वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी। वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी प्रायः भारत सरकार के वित्त सचिव होता है, जो सरकार की इच्छा अनुसार बोर्ड मंडल में बना रहता है। जिस दिन सरकार को लगेगा कि हमारे लिए वो काम नहीं कर रहा है, जो अधिकारी को हम नियुक्त किए हैं, तो उसको हटा देगा, ठीक है ना। इसीलिए सरकार के हित में काम करता है, बैंक के हित में काम करता है, ठीक है ना, जो वित्त सचिव होता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे आरबीआई के संगठन की संरचना के बारे में। यहाँ देखिए भारतीय रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में होता है। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी लेवल का है, ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि आरबीआई जो है किसके अधीन में है। आरबीआई के नेतृत्व में, भारत सरकार के नेतृत्व में, राज्य सरकार के नेतृत्व में। तो ये आपको जरूर जानना है कि आरबीआई जो है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत सरकार के स्वामित्व में है। रिजर्व बैंक के कारोबार केंद्रीय बोर्ड के निदेशक द्वारा किया जाता है। अब यहाँ देखिए केंद्रीय बोर्ड कितने हैं। पहला कलकत्ता, उसके बाद कलकत्ता से 1937 में मुंबई लाया गया, मद्रास में खोला गया और नई दिल्ली में भी इसका ब्रांच खोला गया है। आगे देखिए यहाँ पर जो है केंद्रीय बोर्ड की सहायक संस्था कौन कौन है। आरबीआई के लिए जो काम करता है वो वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, दूसरा है भुगतान और निपटान प्रणाली के विनिमय और पर्यवेक्षण संबंधी बोर्ड, उसके बाद तीसरा अनुसंधान संस्थान भी आरबीआई के लिए काम करता है। अब कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो आरबीआई के लिए अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, तो पहला है राष्ट्रीय आवास बैंक, दूसरा है डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। देखिए जो पैसा छापता है ना ये किसी को टेंडर देता है, आरबीआई जो है खुद नहीं छापता बल्कि ये जो है इसकी एजेंसियां हैं वो छापता है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, मुद्रा जो छापता है वो प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा जाता है। अब यहाँ पर एक और संस्था जो आरबीआई के लिए काम करता है जिसका नाम है नाबार्ड, और ये 12 जुलाई 1982 को जो है यहाँ देख लीजिए 12 जुलाई 1982 को इसको स्थापना किया गया था। और इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग जानना चाहें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये आप देख लीजिए कि आरबीआई के लिए कौन कौन से जो है अनुसंधान संस्थान है जो आरबीआई के सहयोग करता है, नोट छापने में मदद करता है, रिसर्च करने में मदद करता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि केंद्रीय बैंक क्या है। तो केंद्रीय बैंक यह देश का मुख्य बैंक तथा मौद्रिक संस्था है जिसे नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। इसको यही आएगा आपको 12th में कि केंद्रीय बैंक क्या है और केंद्रीय बैंक के कार्य को उल्लेख करें। तो केंद्रीय बैंक यह देश का मुख्य बैंक तथा मौद्रिक संस्था है जिसे नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। निर्गमन का मतलब है छापना। अब यहाँ देखिए
केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है? केंद्रीय बैंक का पहला काम है नोट निर्गमन करता, पैसा को क्या करता है वो छापता है। क्या करता है? तो पैसा को छापता है। दूसरा यहाँ पर हम लोग देखेंगे, दूसरा हम लोग देखने वाले हैं कि सरकार का बैंकर है, यानी सरकार जब चाहे जितना अमाउंट वो आरबीआई से ले सकता है, इसलिए बोले सरकार का बैंकर है। बैंकों का बैंक, यानी बैंक अपना जमा राशि आरबीआई में जाकर जमा करता है। बैंक भी जो है अपना बचत पैसा को कहाँ जमा करता है? आरबीआई के पास, इसलिए जो आरबीआई का बैंकों का बैंक है। फिर विनिमय दर की स्थिर रखना किसका काम है? आरबीआई का काम है कि इसको अपना आईएनआर को या इंडियन रुपीज को जो है वैल्यू कम ना होने देना, ये आरबीआई का जिम्मेवारी होता है। साख नियंत्रण करना, साख नियंत्रण करना का मतलब है कि जब मार्केट में लिक्विडिटी मनी ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या करेगा? ब्याज दर बढ़ा देगा, और जितना भी बैंक ऋण लेता है या बैंक से आम जनता ऋण लेता है, जब ब्याज दर ज़्यादा हो जाएगा तो ऋण कम लेना चाहेगा, और इस तरह जो है वो साख नियंत्रण करता है। और अगर चाहेगा कि मार्केट में बहुत लिक्विडिटी कम है, यानी पैसा बहुत कम है, तो क्या करेगा? ब्याज दर को कम कर देगा, ताकि जनता और बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले। इस तरह जो है आरबीआई जो है कंट्रोल करता है कैश को। बोला समाशोधन गृह, जितने भी मुद्रा से रिलेटेड जो है सबका जो है समस्या का हल जो है आरबीआई करता है। कृषि साख की व्यवस्था करता है नाबार्ड के द्वारा। औद्योगिक वित्त व्यवस्था करता है, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री होता है उसके लिए फाइनेंस करता है करोड़ों अरबों रुपया में। फिर बोले बिल बाजार का विकास करता है, जब भी वो मार्केट से लिक्विडिटी मनी को अपनी ओर खींचना होता है तो बिल जारी करता है ना। और बिल जब खरीदता है लोग या बैंक, तो मार्केट से पैसा शॉर्ट हो जाता है, तो इस तरह जो है वो कंट्रोल करता है। साथ ही क्या कहता है कि प्रशिक्षण व्यवस्था भी जो है आरबीआई करता है। ठीक है, प्रशिक्षण का नहीं मतलब किसको प्रशिक्षण देगा? तो बैंक कर्मियों को प्रशिक्षण देगा। ठीक है, जो वाणिज्य बैंक है उसको प्रशिक्षण देगा। आंकड़ों का संकलन करना, देखिए आरबीआई भी जो है क्या करता है? डेटा को कलेक्ट करता है, फिर प्रकाशन करता है, यानी मुद्रा कितना है, कितना 500 का नोट है, कितना 1000 का नोट है ना, सरकार को कितना जरूरत है या बैंकों को कितना जरूरत है, बैंक दर कितना, मॉनेटरी पॉलिसी कुल मिलाकर के कहा जाए, मॉनेटरी पॉलिसी जो है कौन करता है? तो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है ना। अंतिम ऋणदाता के रूप में भी बैंक काम करता है। बड़े कारोबार हो या सरकार हो या बैंक हो, अंतिम रूप से ऋण लोग कहाँ लेने जाते हैं? तो आरबीआई के पास जाते हैं, इसलिए अंतिम ऋणदाता के रूप में आरबीआई को जाना जाता है। अभी हम लोग बैंक देखेंगे। यहाँ जो है बैंक, ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, वाणिज्य बैंक क्या है ना, तथा वाणिज्य बैंक के कार्य को उल्लेख करें। देखिए यहाँ पर बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता के जमा पूंजी को जमा स्वीकार करता है तथा जरूरतमंदों को ऋण प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो बैंक कहते हैं। व्यावसायिक बैंक क्या है या कमर्शियल बैंक क्या है? वह ऐसी वित्तीय संस्था है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों से जमाएं स्वीकार करता है तथा विनिमय या विभिन्न कार्यों के लिए ऋण देता है, उसे व्यावसायिक बैंक का सीधा लाभ कमाने का उद्देश्य होता है। ठीक है ना। यह ऐसी वित्तीय संस्था होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों से जमाएं स्वीकार करता है तथा विभिन्न कार्यों हेतु ऋण प्रदान करता है या ऋण देता है। ठीक है, उसे वाणिज्य बैंक कहेंगे या व्यावसायिक बैंक कहेंगे। अब यहाँ देखिए व्यावसायिक बैंकों के कार्य, पहला तो जमा स्वीकार करता है, ऋण देता है, एजेंसी सेवाएं प्रदान करता है, समान उपयोगी सेवाएं देता है, सुरक्षा जमा लॉकर देता है। बड़े बड़े कह सकते हैं कि जिसके पास सोना चांदी होता है वो घर में सुरक्षित महसूस नहीं करता है, तो वह बैंक एक लॉकर देती है, उस लॉकर में जो है अपना सोना चांदी को रख लेते हैं या रखते हैं। छठा है बिल भुगतान करता है, धन का हस्तांतरण करता है, यानी ट्रांसफर करता है। बड़ी आसानी से जो है जनता एक बैंक से या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर जो है व्यावसायिक बैंकों द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पहला पॉइंट का ये तो आप खुद से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जमा स्वीकार करना, यानी व्यापारिक बैंक जनता से विभिन्न प्रकार के खातों जैसे चालू खाता, बचत खाता, सावधि जमा खाता के माध्यम से जमा स्वीकार करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऋण प्रदान करता है, व्यावसायिक बैंक का काम है ऋण देना जनता को, व्यवसायिक ताकि उस साख का सृजन कर सके। व्यापारिक बैंक अपनी जमा राशि का उपयोग ऋण और अग्रिम के रूप में, नगद ऋण, ओवरड्राफ्ट और बिलों की छूट आदि के रूप में करता है। एजेंसी सेवाएं क्या है? ये देखिए यहाँ पर व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की एजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे भुगतान, निपटान सेवाएं, जैसे चेक जारी करना, ड्राफ्ट, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जैसी सेवाएं जो है एजेंसी के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। आरबीआई जो है चेक नहीं निर्माण करता है, वो एजेंसी द्वारा होता है।
ड्राफ्ट, सब एजेंसी का काम है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए बोला है विदेशी मुद्रा विनिमय काम करना, ये एजेंसी के द्वारा ही करना। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करना, बैंक का काम क्या है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को जारी करना। अभी मैंने पीछे बता क्या है कि डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड जो है अपना जमा पूंजी को एटीएम के जरिए, किसके जरिए, एटीएम के जरिए जो आप निकाल सकते हैं। तो अपने जमा राशि को अगर आप निकाल रहे तो ये जो है डेबिट कार्ड कहलाएगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट में पैसा अभी नहीं है वर्तमान में और आप निकालना चाहते हैं, उसके लिए जो बैंक जो है क्रेडिट कार्ड जारी करता है, जो है कि आप 30 से 40 दिनों तक जो है आपको कोई ब्याज नहीं बैंक लेता है, और 30 से 40 दिन के बाद अगर आप भुगतान नहीं करते तो ब्याज जोड़ना शुरू कर देता है। तो ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर है, ठीक है। आगे देखते हैं अन्य सेवाएं जैसे बीमा करना। अभी देख रहे हैं एसबीआई इंश्योरेंस जो है, हर बैंक अपना एक इंश्योरेंस एजेंसी खोल रखा है। उसके बाद निवेश करता है, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि एसआईपी के द्वारा या शेयर बाजार में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बैंक के जरिए ही होता है, ठीक है ना। ये सब क्या है, एजेंसियां हैं। उसके बाद जो है वित्तीय सलाह भी देता है कि आप पैसा को कहाँ इन्वेस्टमेंट करिए, कब इन्वेस्टमेंट करिए, है ना। ये सारे जो है एजेंसी का काम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आप देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष है ना, ये हमेशा जो ऑब्जेक्टिव में पूछा करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष कितना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, ठीक है। और हर समय आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपया का राशि होना चाहिए। और 200 करोड़ किस रूप में होना चाहिए, तो 115 करोड़ जो है उस सोना के रूप में होना चाहिए, और 85 करोड़ रुपया जो है विदेशी मुद्रा के रूप में आरबीआई के पास जो है हमेशा होना चाहिए। अब ये जो है अनुसूचित बैंक है ना, शेड्यूल बैंक है। और ये जो है 2 प्रकार के बैंक इसके अंतर्गत आता है। एक है अनुसूचित वाणिज्य बैंक, और इसके अंतर्गत जो है 4 प्रकार के जो है अनुसूचित बैंक है। एक है सार्वजनिक बैंक, जिसको गवर्नमेंट बैंक भी कहा जाता है, प्राइवेट बैंक, भारत में विदेशी बैंक, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको आरआरबी के नाम से जाना जाता है, जो 1975 के बाद से, है ना, 1975 के बाद से जो है ये बैंक बना है। अब यहाँ देखिए फिलहाल जो है सार्वजनिक बैंक 26 था, लेकिन अभी मात्र जो है 12 बचा है। कैसे कैसे बचा है वो आपको पूरा इतिहास बताएंगे। फिर निजी बैंक 20, और भारत में विदेशी बैंक 43, और क्षेत्रीय बैंक जो है 82 है। चलिए एक एक करके हम लोग सब जानते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे अनुसूचित सहकारी बैंक के बारे में, है ना। फिलहाल तो भी हम लोग अनुसूचित वाणिज्य बैंक के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रीयकृत बैंक जो है ना, यानी सार्वजनिक बैंक के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक, और एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एसबीआई, है ना। 1 जुलाई 1955 को जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नामकरण चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लाया गया था, है ना, गोरवाला समिति की सिफारिश पर। और एक है राष्ट्रीयकृत। यहाँ 2 पक्ष, ये जो है एक अलग है एसबीआई, जो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास को मिला करके जो है इंपीरियल बैंक बनाया गया था 1921 में। फिर 1955 में जो है गोरवाला समिति की सिफारिश पर जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ, राष्ट्रीयकरण के दौरान जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नामकरण बदल दिया जाता है और नाम रख दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंक जो है, यहाँ बच्चों जानिए कि राष्ट्रीयकृत बैंक कब हुआ, तो ये जो है चतुर्थ योजना काल में हुआ, यानी पंचवर्षीय योजना जो भारत में चल रहा था भारत को विकास करने के लिए, तो चौथी पंचवर्षीय योजना, 4th 5 ईयर प्लानिंग में जो है 14 व्यावसायिक बैंकों का 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण किया गया, और वैसे बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया जिनका जमा पूंजी करीबन 50 करोड़ रुपया से अधिक था। यानी 19 जुलाई 1969 को ऐसे 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसके पास 50 करोड़ से अधिक जमा पूंजी था, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि जब 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी। जब भारत में बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को सरकारीकरण किया गया, उस वक्त चौथी यानी 4th 5 ईयर प्लानिंग चल रहा था, और उस वक्त जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और इसके कार्यकाल में ही 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ऐसा कौन बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ, तो पंजाब नेशनल बैंक। 19 मई 1894 को, है ना, इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 21 दिसंबर 1911 को इसकी स्थापना हुई थी।
और ये सारे जो 14 बैंक है ना, इसके पास जो है 50 करोड़ से अधिक 50 करोड़ से अधिक जमा पूंजी था, जिसको जो है 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण किया गया, अर्थात प्राइवेट बैंक को सरकारीकरण किया गया था। तीसरा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा 20 जुलाई 1908। उसके बाद जो है इलाहाबाद बैंक 24 अप्रैल 1865। पांचवा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया 7 सितंबर 1906। कैनरा बैंक 1 जुलाई 1906। सिंडिकेट बैंक 1925। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1950 को स्थापना किया गया। फिर इंडियन बैंक ये 15 अगस्त 1907 को। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 11 नवंबर 1919 को। इंडियन ओवरसीज बैंक 10 फरवरी 1937 को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 16 सितंबर 1935 को। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक 6 जनवरी 1943 को। और 14वां बैंक है देना बैंक, जो 26 मई 1938 को स्थापना हुआ था। ये सारे बैंकों को इंदिरा गांधी के द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, है ना, ये राष्ट्रीयकरण किया गया। और वैसे बैंकों के पास जो है 14 बैंकों के पास जो उस वक्त 50 करोड़ से अधिक जमा पूंजी था। ठीक है, चलिए अभी अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में है 12 सार्वजनिक बैंक। कितने बैंक है भी? 12 बैंक। आपको बताएंगे कि कैसे जो है कौन कौन बैंक किस बैंक में मर्ज हुआ, है ना। लेकिन अभी फिलहाल कितने बैंक हैं? 12 बैंक। ठीक है, और 1969 में पहले चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब यहाँ पर दूसरा चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है हुआ, वैसे बैंक जिनकी जमा पूंजी जो है 200 करोड़ से अधिक थी, इनका राष्ट्रीयकरण जो 1980 में हुआ। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए 1980 में भी इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी और 6 बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। पहला बैंक है कॉरपोरेशन बैंक, जो कि 1906 में स्थापना हुआ था। दूसरा पंजाब एवं सिंध बैंक 1908 में स्थापना हुआ था। आंध्रा बैंक 1923 में स्थापना किया गया था। विजया बैंक 1933 में स्थापना किया गया था। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1936 में किया गया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 1943 में। ये 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है बच्चों 1980 में किया गया था। और पहले चरण में जो था वो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके पास मात्र जो है 50 करोड़ जमा पूंजी था। और जो अभी दूसरे चरण में जो राष्ट्रीयकरण हुआ उसके पास जो है 200 करोड़ जमा पूंजी के रूप में होगा, उसको किया गया था। ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहाँ कुछ नोट्स हैं। विजया बैंक तथा देना बैंक को 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया। ये सब आगे अभी हम लोग देखेंगे कि कौन बैंक जो है किसके साथ मर्ज हुआ। ठीक है, और वर्तमान में किसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 17 हो गया। फिर क्या है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत कुछ और बैंकों का जो है विलय हो गया था, इसको हम लोग आगे। चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि 10 बैंकों का विलय क्यों किया गया। तो विलय जब से मोदी आया, मोदी का जो कार्यकाल जब से चला, तब से वैसे बैंकों को विलय किया गया जो बैंक जनता को या कॉरपोरेट को या कह सकते हैं इंडस्ट्री को लोन दिया और लोन लेने में असमर्थ रहा, वह दिवालिया की कगार पर आ गया, वैसे बैंकों को जो है विलय कर दिया। देखिए यहाँ पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिया गया है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को लिया गया है। ये वैसे बैंक है जो जनता को ऋण देने के बाद वापसी लेने में काफी मशक्कत करने पड़ने लगा। उसके बाद जो है यह दिवालिया होने के कगार पर आ गया। तो इन दो बैंकों को पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया जाता है। ठीक है, विलय कहने का मतलब है दोनों को कार्यालय पंजाब नेशनल बैंक के कार्यालय में मर्ज कर दिया जाता है, तो इसी को विलय कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड देखते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक को शॉर्ट में पीएनबी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 19 मई 1894 को हुआ था। ये अक्सर सीयूटी में जो बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए जो बच्चे चाहते हैं, वैसे बच्चे ये वीडियो को जरूर देखें ताकि उसका तैयारी आसानी से हो जाए। चलिए हम लोग जानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक को पीएनबी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 19 मई 1894 को हुआ था। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका चेयरमैन जो है सुनील मेहता है और एमडी या सीईओ जो है एसएस मल्लिकार्जुन राव है। ठीक है, ये सारे सीयूटी से रिलेटेड है, CUET। ठीक है, ये जो है इस
जो है एग्ज़ाम के तहत जो है आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप तैयारी कर सकते हैं, आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर बारे में पढ़िए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि पीएनबी में तो बैंक को विलय किया गया 1 अप्रैल 2020 को। ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को 1 अप्रैल 1920 को पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया था। इससे पहले 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल में विलय हुआ था। इससे पहले एक और बैंक पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था, वो था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये तो ये याद रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक में 2020 में दो बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये दोनों 1 अप्रैल 2020 को विलय हुआ पीएनबी में। और इससे पहले 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल में विलय हुआ था। ठीक है, चलिए तो दो बैंक विलय हो गया। अब इसका जो है कारोबार अगर हम लोग देखते हैं पीएनबी का, तो 17.95 लाख करोड़ और इसका शाखाएं जो है पीएनबी का 11,437 शाखाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ट्रिक्स के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। यूना ओरिएंट गया पंजाब, यूना ओरिएंट कहाँ गया तो पंजाब गया। यूना मतलब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंट का मतलब ओरिएंटल बैंक कहाँ गया तो पीएनबी चला गया, पंजाब चला गया। ठीक है, इसलिए यूना ओरिएंट गया पंजाब। अब दूसरा बैंक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो है विलय होता है। ये भारत का 5वां सबसे बड़ा बैंक है, जो इसकी स्थापना जो है 11 नवंबर 1919 में हुआ था। इसकी मुख्यालय मुंबई में है। मैक्सिमम बैंकों का मुख्यालय आप मुंबई देखेंगे। एमडी और सीईओ जो है श्री राज किरण राय जी हैं। बैंकों का विलय कब हुआ 1 अप्रैल 2020 को। और कौन दो बैंकों को विलय किया गया यूनियन बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। इसका ट्रिक्स क्या कहता है, अंधा को करो कॉर्पोरेशन बनेगा यूनियन, अर्थात अंधा और कॉर्पोरेशन बैंक दोनों कहां पर यूनियन बैंक में क्या हो जाता है विलय होता है। ठीक है, यहाँ पर यूनियन बैंक में दो बैंक, आंध्रा बैंक, आंध्रा और कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन बैंक जो है दोनों किसमें तो यूनियन बैंक में विलय हो जाता है। ठीक है, कब तो 1 अप्रैल 2020 को। अब यहाँ देख सकते हैं आंध्रा बैंक 20 नवंबर 1923 को स्थापना हुआ था और कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना 12 मार्च 1906 में किया गया था। ये दोनों बैंक जो है कहाँ पर मर्ज हो गया है तो यूनियन बैंक में हो गया है। ठीक है, अब इसका जो है कारोबार हम लोग देख लेते हैं। कारोबार जो है करीबन 14.6 लाख करोड़ का कारोबार चल रहा है। किसका तो यहाँ पर हम लोग यूनियन बैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये यूनियन बैंक में ये दोनों बैंक तो 4 बैंक मर्ज हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरा में कैनरा बैंक। ठीक है, कैनरा बैंक ये भारत का चौथा बड़ा बैंक है और इसकी स्थापना 1906 में कहाँ कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ था। देखिए इसके मुख्यालय बेंगलोर में है। चेयरमैन कौन है टीएन मनमोहन, उसके बाद मनोहरन टीएन मनोहरन चेयरमैन है और एमडी और सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर। अब बैंकों का विलय किसको किया गया है 1 अप्रैल 2020 को ही। ये देखिए कौन 5वां बैंक है जो विलय हुआ तो है सिंडिकेट बैंक। कौन सिंडिकेट बैंक जो है कहाँ पर तो ये जो है कैनरा बैंक में विलय होता है। ठीक है, कौन बैंक में तो कैनरा बैंक में जो है कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक क्या हो जाता है विलय। ये 5वां ऐसा बैंक है जो विलय होता है कोई दूसरे बैंक में। ठीक है, सिंडिकेट बैंक के रूप में किस बैंक में विलय हो रहा है तो कैनरा बैंक भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक है और इसकी स्थापना 1906, मुख्यालय बेंगलोर, चेयरमैन टीएन मनोहरन, एमडी लिंगम वेंकट प्रभाकर। और विलय कब किया गया 1 अप्रैल 2020 को। किस बैंक को तो सिंडिकेट बैंक को।
अब सिंडिकेट बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1925 में। कारोबार देखिए 15.2 लाख करोड़ का कारोबार है कैनरा बैंक का। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए ट्रिक्स क्या कहता है, काना बड़ी सियाना, काना बड़ा सियाना, काना कैनरा है ना, सियाना सिंडिकेट। तो जो है काना किसको कहा जा रहा है? कैनरा को। और सियाना किसको कहा जा रहा है? सिंडिकेट। सिंडिकेट का किसमें विलय हो जाता है? तो कैनरा बैंक में। ठीक है, चलिए चौथा विलय हम लोग देखते हैं छठा के रूप में। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि इंडियन बैंक में कौन बैंक विलय होता है। तो इंडियन बैंक में बैंक ऑफ इलाहाबाद यानी इलाहाबाद बैंक जो है किसमें विलय हो जाता है? उल्टा एरो में दे दिया यहाँ पर। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर इलाहाबाद बैंक जो है इंडियन बैंक में जाकर विलय होता है यानी मर्ज हो जाता है। ठीक है ना, आपको इतना याद रखना है कि इलाहाबाद बैंक किसमें मर्ज हो रहा है? तो इंडियन बैंक में हो रहा है। कब हुआ विलय? तो 1 अप्रैल 2020 को हुआ है। अब इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को मुख्यालय चेन्नई मद्रास में, और एमडी और सीईओ जो है यहाँ पर सुश्री पदाजा चुंदरू हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पांचवा बैंक है जिसमें और बैंक विलय हुआ है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी और इसका चेयरमैन हसमुख अयोध्या है और एमडी और सीईओ जो है संजीव चड्ढा। और बैंकों का विलय 1 अप्रैल 2019 को ही हुआ था। देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 को विलय हुआ। कौन कौन दो बैंक? विजया और देना बैंक। यहाँ पर दो बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय होता है। कौन कौन? विजया बैंक और देना बैंक। और विजया बैंक 23 अक्टूबर 1931 को स्थापना हुआ था और देना बैंक 26 मई 1938 को। ये दोनों बैंक जो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में आकर विलय हो जाता है। अब विजया को देना बड़ौदा में, विजया को देना बड़ौदा में, अर्थात यहाँ देखिए विजया और देना जो है बड़ौदा में जाकर के विलय हो जाता है। इसलिए विजया को देना, विजया को देना कहाँ? बड़ौदा में। तो इस तरह जो है विजया और देना जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 को विलय हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं, यहाँ पर ट्रिक्स के माध्यम से बैंकों को याद रखना है। CIB 1906, 1907, 1908 में स्थापना हुआ था। कब कब स्थापना हुआ है? 1906, 1907, 1908 में। C के मतलब कैनरा, I के मतलब इंडियन बैंक और B के मतलब है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, 1906, 1907, 1908 में स्थापना इनका हुआ था। अब कुछ ऐसे बैंक हैं जो पब्लिक सेक्टर के 12 बैंक के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 12 बैंक को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला बैंक जो है पब्लिक सेक्टर का 12 बैंकों को एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। अब उधर हम लोग देखें कि कौन कौन बैंक जो है किस बैंक में विलय हुआ इसके बारे में। ठीक है ना, पंजाब नेशनल बैंक में यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 बैंक विलय हुआ। उसके बाद जो है यूनियन बैंक में भी देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 बैंक का विलय हुआ, 2 2 4। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कैनरा बैंक में भी 1 बैंक हुआ, तो यहाँ पर 1 बैंक तो हो गया 5। फिर यहाँ इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक विलय होता है तो हो गया 6। उसके बाद आ जाइए बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है 2 बैंक, विजया बैंक और देना बैंक, तो 6 और 2 8 बैंकों का जो है हम लोग विलय देख चुके हैं कि कौन कौन बैंक जो है विलय हुआ। ठीक है, और विलय क्यों हुआ? तो वह बैंक दिवालिया के कगार पर, अर्थात उसका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए जो है सरकार के दिशा निर्देश पर जो है बड़े बैंकों में इन दिवालिया घोषित होने वाले बैंकों को विलय या मर्ज करा दिया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि 12 ऐसे कौन कौन से बैंक हैं भारत में जो अपना कारोबार जो है चला रहा है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का बैंक जो होता है वो नस होता है, जिसके द्वारा ब्लड पूरे बॉडी में, यानी कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के बॉडी में ब्लड उसके नस के द्वारा पूरे चारों तरफ सर्कुलेट होता है ब्लड। उसी तरह
पैसा जो है बैंकों के जरिए पूरे अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट होता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बैंक जो होता है वो नस होता है, इसके जरिए ही पूरी भारत की इकोनॉमी चलता है। इसलिए बैंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आएगा, और खास करके सीयूटी और जैक बोर्ड फाइनल में। चलिए जानते हैं एसबीआई बैंक के बारे में। इसकी स्थापना जो है इंपीरियल बैंक के रूप में हुआ था पहले, और सबसे पहले कह सकते हैं कि 1806 में जो है बैंक ऑफ कलकत्ता, कौन, बैंक ऑफ कलकत्ता। उसके बाद 1840 में जो है 1840 में जो है बैंक ऑफ बम्बई, उसके बाद 1843 में जो है मद्रास का होता है, बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना। इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया जाता है और इंपीरियल बैंक बनाया जाता है, इंपीरियल, ठीक है। इंपीरियल बैंक 1921 में 1921 में इन तीनों को मर्ज कर दिया जाता है। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है। फिर जो है इंपीरियल बैंक को 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण किया जाता है गोरवाला समिति की सिफारिश पर, और इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और नाम रख दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंपीरियल का नामकरण बदल करके एसबीआई रखा गया था 1 जुलाई 1955 में गोरवाला समिति के सिफारिश पर। अब यहाँ चेयरमैन कौन है इसका? चेयरमैन देखिए दिनेश कुमार खर्रा। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। मैंने कहा था मैक्सिमम बैंकों का मुख्यालय मुंबई देखने को मिल सकता है। यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? श्री CS सेठी। एसबीआई 5 सहयोगी बैंक, एसबीआई के 5 सहयोगी बैंक है। आपको ये जानना है कि एसबीआई सिर्फ एसबीआई नहीं है, इसके बल्कि और 5 सहयोगी बैंक है। साथ ही एसबीआई जो है जहां पर आरबीआई का ब्रांच नहीं होता है, यानी केंद्रीय बैंक का नेतृत्व एसबीआई के द्वारा होता है जहां पर आरबीआई का ब्रांच नहीं होता है। अब यहाँ 5 कौन कौन सहयोगी बैंक है एसबीआई के, ये देख लेते हैं। बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, भारतीय महिला बैंक। ये 6 बैंक, हालांकि महिला बैंक जो है मर्ज हो गया है, हालांकि ये पांचों जो हैं 6 जो हैं एसबीआई में अब मर्ज हो चुका है। चलिए आगे हम लोग दूसरा बैंक के बारे में जान लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक। ये सबसे पुराना बैंक है। इसकी स्थापना जो है बच्चों 19 मई 1894 को हुआ था। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली है। चेयरमैन कौन है? सुनील मेहता। MD CEO जो है SS मल्लिका अर्जुन, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा बैंक हम लोग देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। स्थापना 20 जुलाई 1908, मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। चेयरमैन कौन है? हसमुख औधिया। MD CEO संजू चड्ढा। चौथा बैंक हम लोग देख लेते हैं कैनरा बैंक के रूप में, जो कि भारत का चौथा बड़ा बैंक है। स्थापना 1906, कर्नाटक के बेंगलोर में इसकी मुख्यालय है। चेयरमैन TN मनोहरन। MD CEO लिंगम। चलिए पांचवा बैंक यूनियन बैंक। ये सारे भारत के जो हैं सार्वजनिक बैंक हैं, है ना। इस पर जो है विश्वास किया जा सकता है, आप पैसा जमा कर सकते हैं। स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई। MD एंड CEO जो है श्री राज किरण राय जी, और भारत का छठा सार्वजनिक बैंक के रूप में, है ना, ये है बैंक ऑफ इंडिया, जो आज के डेट में RRB का भी काम करता है, ठीक है। RRB कहने का मतलब है बच्चों रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इसका ब्रांच खोल करके गरीब किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण या लोन देने का काम जो है इसके माध्यम से होता है। तो ये भी बहुत बड़ा बैंक है इंडिया का। 7 सितंबर 1906 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय मुंबई। मैक्सिमम बैंकों का मुख्यालय मुंबई देखेंगे। MD है
अटानु कुमार दास, है ना, ये फाउंडर है। राम नारायण राणा, है ना, ये जो है आप देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया के रूप में। इंडियन बैंक के रूप में आप देखिए 7वां बड़ा बैंक इंडियन बैंक, स्थापना 15 अगस्त 1907 को, मुख्यालय चेन्नई में है, ठीक है। और एमडी और सीईओ जो है श्री शांतिलाल जैन है। 8वां बड़ा बैंक आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में, ये स्थापना जो हुआ था 21 दिसंबर 1911, मुख्यालय मुंबई। चेयरमैन आप खुद लिख लेंगे एमडी एंड सीईओ एम बी राव। अब 9वां बड़ा बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक, स्थापना 1937 में हुआ था, मुख्यालय चेन्नई में है। चेयरमैन पार्था प्रतिम, है ना, सिंह गुप्ता। और सेन गुप्ता एमडी सीईओ कौन है? पर्थ, वही है सेन गुप्ता। अब यहाँ 10वां बड़ा बैंक यूको बैंक। यूको बैंक की स्थापना 6 जनवरी 1943 को, कलकत्ता में मुख्यालय है इसका, ठीक है। एमडी और सीईओ श्री सोमा शंकरा प्रसाद। और उसके बाद 11वां बड़ा बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्थापना 16 सितंबर 1935, मुख्यालय पुणे। उसके बाद सीईओ जो है श्री एस राजीव। 12वां बड़ा बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक, इसकी स्थापना है बच्चों 24 जून 1908, मुख्यालय न्यू दिल्ली। सीईओ जो है एस कृष्णन। ये जो है 12 बैंक के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है, ताकि आप जान सकें कि भारत में कौन कौन जो है 12 ऐसे बैंक हैं पब्लिक सेक्टर का बैंक। तो 12 के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको जो है सीयूटी हो चाहे जो है फाइनल जेक बोर्ड का एग्जाम हो, आप आसानी से जो है आंसर एमसीक्यू दे सकते हैं। अब यहाँ बैंक ऑफ इंडिया यानी बैंक इन इंडिया जो है भारत में जो बैंक हैं अभी 34 हैं, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक 12 है और प्राइवेट बैंक जो है वो 22 है। हालांकि अभी हम लोग जो है पब्लिक सेक्टर के बैंक 12 के बारे में जिक्र कर चुके हैं और अगला वीडियो में आपको मैं बताऊंगा प्राइवेट बैंकों के बारे में। फिलहाल जो है यहाँ 12 बैंक के बारे में देख लीजिए। 1900 मई 1894 में बैंक पंजाब नेशनल बैंक, ये तो सारे आपको डिटेल उधर ही बता चुका हूँ कि कहाँ मुख्यालय है और कहाँ पर जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना, चेयरमैन कौन है। और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी में नोटबुक बना सकते हैं। चलिए अभी भारत के मानचित्र के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा बैंक का मुख्यालय कहाँ और कब स्थापना हुआ। देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम बैंकों का जो है मुख्यालय मैं बोल रहा था कि मुंबई है। तो कौन कौन ऐसे बैंकों का मुख्यालय मुंबई है? तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और साथ ही साथ आरबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में ही है। चलिए ये सब महाराष्ट्र में मुंबई पड़ता है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा बैंक का मुख्यालय मुंबई है ना। अब यहाँ पर देखिए कि दिल्ली में कौन 2 बैंकों का मुख्यालय है? तो पंजाब नेशनल बैंक का जो है पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक का मुख्यालय जो है दिल्ली। अब यहाँ पर बड़ौदा में कौन है? तो यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय गुजरात का बड़ौदा में, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुआ था। उसके बाद कलकत्ता में देखिए यूको बैंक का स्थापना जो है 6 जनवरी 1943 को और इसके मुख्यालय कलकत्ता में है। उसके बाद बेंगलोर में देख लेते हैं कौन कौन बैंकों का जो है मुख्यालय है। तो कैनरा बैंक का जो है मुख्यालय बेंगलोर में है। चेन्नई में 2 बैंकों का मुख्यालय है बच्चों, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। 1937 में स्थापना हुआ था इंडियन ओवरसीज बैंक का और इंडियन बैंक का 1907 में, इसके मुख्यालय चेन्नई में है। तो ये जो है मुख्य रूप से कौन कौन राज्य में जो है मुख्यालय है? तो चेन्नई आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 राज्यों में जो है 12 बैंकों का मुख्यालय देखने को मिला। साथ ही साथ जो है आरबीआई का जो है मुख्यालय भी मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ नाबार्ड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था।
नाबार्ड का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट के रूप में, है ना, ये विकास बैंक है। और बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक बनाया गया था। ये आरबीआई का सहयोगी बैंक है, ठीक है, सीधा आरबीआई से इसका कनेक्शन है। तो जानना है कि आरबीआई का सहयोगी बैंक कौन है, नाबार्ड, ठीक है। साथ ही साथ जो है आरआरबी के बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन नाबार्ड के बारे में आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। ये अधिकृत पूंजी इसके पास जो है 30,000 करोड़ रुपया है। और डॉक्टर जी आर चिंतला जो है इसका जो है अध्यक्ष कह सकते हैं, या इसका मुख्य व्यक्ति कह सकते हैं, सीईओ कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे सिडबी के बारे में। यहाँ पर सिडबी क्या है, द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना 1990 में हुआ था, मुख्यालय लखनऊ में है, ठीक है। और स्वामी कौन है इसका, भारत सरकार, अर्थात आरबीआई से कनेक्शन है इसका, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। अभी देखिए छोटे छोटे बैंकों को या छोटे छोटे उद्योगों को, है ना, लोन देने का काम जो है सिडबी के द्वारा होता है। और सिडबी का स्वामी तो कौन है, तो सीधा भारत सरकार अर्थात आरबीआई कहेंगे, आरबीआई, ठीक है। अब आगे देखिए आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है। स्थापना जो है जुलाई 1948 में, राष्ट्रीयकरण 1956 में। और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बन गया ये 1993 में। 6 सहायक कंपनियां इसके साथ है आईएफसी के साथ, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। अब अध्यक्ष जो है श्री मनोज मित्तल है, मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। और इसका भी कनेक्शन जो है सीधा आरबीआई के साथ। अब यहाँ जो है एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जो विदेशों में है, बड़े पैमाने पर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इसके जरिए ही लेन देन होती है। और इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। आईडीबीआई की अंतर्राष्ट्रीय वित्त शाखा है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के जो है शाखा है एक्सिम बैंक। अब यहाँ एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना एक कर सकते हैं कि 1987 के अंतर्गत जो है 1988 में नरसिम्हा पैनल के अनुशंसा पर, देखिए नरसिम्हा राव जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे, इनके नेतृत्व में ही जो है ये बैंक जो है बना था। तो बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो बैंक से रिलेटेड जो होगा वो होगा मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मौद्रिक नीति वाला चैप्टर जो होगा नेक्स्ट वीडियो होगा मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति जो है आपको पढ़ना जरूरी है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बैंक चैप्टर ध्यान से देखिए ताकि आपको सीओटी में मदद मिल सके।